गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 164 यानी 164 सीआरपीसी। देखिए 164 सीआरपीसी क्या कहती है। 164 सीआरपीसी का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, यानी स्वयं स्वीकृतियों एवं कथनों का अभिलिखित करा जाना। अब देखने की बात यह है कि स्वयं स्वीकृतियां और कथन यानी कन्फेशन और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा कौन। स्वयं स्वीकृतियां और कथन यानी कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी महानगरीय मजिस्ट्रेट या फिर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, अभिलिखित कर सकता है, चाहे उसकी अधिकारिता उसके ज्यूरिसडिक्शन में केस हो या ना हो। यह उसका राइट है कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस ऑफिसर धारा 164 सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अभिलिखित नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, यहां पर देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट ऐसे कथन या ऐसे सम स्वीकृतियां यानी कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कब कर सकता है। किसी भी जांच के बीच में यानी दौराने अन्वेषण या जांच पूरी होने के बाद, लेकिन जब तक कि विचारण यानी ट्रायल शुरू ना हो गया हो तब तक मैजिस्ट्रेट 164 सीआरपीसी में स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रेंड्स, यहां पे एक और बात देखने की बहुत आवश्यक है कि जब मैजिस्ट्रेट किसी भी कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है, किसी सम स्वीकृति का अभिलेखन करता है, तो यदि किसी अभियुक्त का कन्फेशन यानी सम स्वीकृति वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यदि रिकॉर्ड हो रही है तो वह कैसे होगी। यदि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति की कन्फेशन जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड हो रही है तो वह उसके अधिवक्ता के सामने ही हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, धारा 164 में 164 सीआरपीसी में किसी भी व्यक्ति की सम स्वीकृति यानी कन्फेशन तभी रिकॉर्ड होगा जबकि वह व्यक्ति ऐसा करने का इच्छुक है। किसी भी दबाव में या किसी भी अननेसेसरी इन्फ्लुएंस में उसका कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। यदि वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने पर कथन कर देता है, कह देता है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है या वह अपनी इच्छा से कन्फेशन नहीं कर रहा है या वह करना ही नहीं चाहता है कन्फेशन, तो मैजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं बनाएगा, ना ही उसे किसी प्रकार की कोई पुलिस डिटेंशन में देगा, कोई पुलिस अभिरक्षा में भेजेगा कि इसने स्टेटमेंट या कन्फेशन देने से मना किया है तो इस व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्फेशन और स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति का होल एंड सोल राइट है कि वह इच्छुक है तो वह दे, अन्यथा उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे एक बात नोट करनी और भी जरूरी है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि कन्फेशन ना हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि कन्फेशन ना हो, ऐसा कोई कथन जो कि सम स्वीकृति ना हो, यदि ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा। ऐसे के बारे में यह कहा जाएगा कि ऐसा कोई भी कथन जो कि सम स्वीकृति ना हो, उसके लिए जरूरी है कि ऐसा कोई मामला हो जिसके लिए मैजिस्ट्रेट स्वयं उसे उपयुक्त समझे लेना, उसे रिकॉर्ड करना, तभी वह करेगा। हालांकि जहां बात धारा 354, 376 और 509 आईपीसी की आती है, वहां पर मैजिस्ट्रेट किसी भी मामले में पुलिस की जानकारी में अपराध के आते ही जल्द से जल्द, जैसे ही पुलिस अधिकारी मैजिस्ट्रेट को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, मैजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति के बयान लेगा, जो कि बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है या शारीरिक और मानसिक रूप से अस्थायी या अस्थायी रूप से निशक्त है, तो ऐसे किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट या कन्फेशन कैसे लिया जाएगा। देखिए 164 सीआरपीसी यहां पर यह चीज बहुत क्लियर करती है कि किसी भी ऐसा व्यक्ति जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से स्थायी या अस्थायी रूप से निशक्त है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए इंटरप्रेटर यानी द्विभाषीय और स्पेशल एजुकेटर यानी कि विशेष प्रबोधक की मदद ली जाएगी। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना जो कि स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटर के जरिए रिकॉर्ड किया जाए, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी।
जो कि उसके स्टेटमेंट के सही होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को एविडेंस की धारा 137 के अंतर्गत ऐसे किसी भी स्टेटमेंट जो कि किसी निशक्त व्यक्ति का हो, जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से निशक्त है, चाहे अस्थायी या स्थायी रूप से, उसके किसी भी स्टेटमेंट कथन को धारा 137 एविडेंस एक्ट के अनुसार ही उसका कथन समझा जाएगा, उसे साक्ष्य समझा जाएगा। और जब कभी भी उसे क्रॉस एग्जामिन कोर्ट में किया जाएगा तो उसके इसी स्टेटमेंट को उसका चीफ एग्जामिनेशन माना जाएगा और इसके अंतर्गत उसे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज और देखने लायक है यहाँ पे कि जब भी कोई मैजिस्ट्रेट किसी भी स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा तो क्या वह स्वयं उसके पास अपने पास रखेगा उसको, क्या वही विचारण करेगा? ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वह मैजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस को रिकॉर्ड कर रहा है, उक्त मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करने के बाद उक्त स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस को उस मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जो कि उस मामले का विचारण कर रहा है या फिर उस मामले में किसी प्रकार की कोई जांच इत्यादि कर रहा है। फ्रेंड्स, 164 में सब क्लॉज कैपिटल ए कुछ समय पहले जोड़ा गया। सब क्लॉज कैपिटल ए स्पेशली बना है रेप विक्टिम्स के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम, बलात्संग के शिकार व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण। यह चिकित्सीय परीक्षण कौन करेगा? यह चिकित्सीय परीक्षण मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा किया जाएगा जो कि चिकित्सा विशेषज्ञ हो। यदि ऐसा चिकित्सीय विशेषज्ञ यानी मेडिकल एक्सपर्ट किसी जगह पर उपलब्ध न हो तो कौन करेगा? यदि ऐसा कोई मेडिकल एक्सपर्ट उपलब्ध न हो तो ऐसा परीक्षण रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत हो, नियोजित हो, वही करेगा। वह जब ऐसा कोई परीक्षण करेगा तो उसे जिस महिला का परीक्षण किया जा रहा है उसकी या उसके लिए सहमति देने हेतु सक्षम व्यक्ति की सहमति लेकर उसके बाद ही लिखित में लेकर उसके बाद ही किसी महिला का परीक्षण करेगा। मित्रों, ये देखना बहुत जरूरी है कि उक्त परीक्षण करने वाला विशेषज्ञ किस किस बात को नोटिफाई करेगा, क्योंकि परीक्षण होगा तो परीक्षण करने के बाद उसे एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। ऐसी किसी भी रिपोर्ट में उस व्यक्ति को क्या क्या लिखना होगा यह देखना बहुत जरूरी है। ऐसी किसी भी रिपोर्ट में महिला का नाम लिखा जाएगा, उसका पता लिखा जाएगा, उसे कौन लेकर आया है परीक्षण के लिए उसका नाम पता लिखा जाएगा, उसके शरीर से क्या क्या पदार्थ लिए गए हैं परीक्षण से यह लिखा जाएगा, उसकी रिपोर्ट में और क्या चीजें पाई गई हैं वह कारणों सहित, हर एक बात कारणों सहित उस रिपोर्ट में स्पष्ट की जाएगी। रीजंस बताना फ्रेंड्स यहां पर बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना रीजन के कोई भी रिपोर्ट ऑथेंटिक कभी भी नहीं हो सकती है। इवन उस रिपोर्ट के अंदर परीक्षण शुरू करने का और परीक्षण समाप्त करने का समय भी नोटिफाई किया जाएगा। अब एक बार परीक्षण की रिपोर्ट बन गई तो वह कहां जाएगी? ऐसे किसी परीक्षण, ऐसे किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वह मेडिकल प्रैक्टिशनर जो इस परीक्षण को कर रहा है विशेषज्ञ, वह इसकी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी अन्वेषण अधिकारी को देगा और अन्वेषण अधिकारी धारा 173 के अंतर्गत वर्णित मैजिस्ट्रेट को उक्त रिपोर्ट सौंपेगा और इस रिपोर्ट को 173 के सब क्लॉज 5 स्मॉल लेटर ए में वर्णित दस्तावेजों के स्वरूप में ही समझा जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात देखा जाना बहुत जरूरी है कि यहां पर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हर जगह स्टेटमेंट देने वाले की इच्छुक होना, उसकी मर्जी होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि किसी स्टेटमेंट देने वाले की मर्जी ही ना हो, उसे किसी दबाव में स्टेटमेंट दिलवाया गया हो तो कई बार गलत स्टेटमेंट भी दिलवाए जा सकते हैं। किसी महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन होने के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही अपराध किसी पुलिस के ध्यान में आता है, ध्यान में आते ही 24 घंटे के भीतर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना अनिवार्य है। 24 घंटे से एक्सीड नहीं किया जा सकता है। 24 hours is the last limit for the medical examination of a woman
हु इज अ रेप विक्टिम। फ्रेंड्स, यहां पर कई सारे उपबंध हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर सिर्फ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है। 164 में किसी प्रकार का स्टेटमेंट या कन्फेशन लेने के लिए मैजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट नहीं ले सकता, पुलिस अधिकारी नहीं ले सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा पुलिस अधिकारी हो। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का स्टेटमेंट या कन्फेशन देने से मना कर दे तो उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। Everyone is free to give a confession and he is not bound to give any confession or statement. ये उस पर है कि वह स्टेटमेंट और कन्फेशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता तो उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। यहां फ्रेंड्स एक चीज देखना और महत्वपूर्ण है, जब भी कोई व्यक्ति किसी स्टेटमेंट को देता है, देखिए जब भी कोई अभियुक्त होगा तो उसका कन्फेशन होगा और पीड़ित या विटनेस होंगे उनका स्टेटमेंट होगा। 164 अपने आप में एक बहुत ही मजबूत धारा है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि धारा 161 161 सीआरपीसी के अंतर्गत जब पुलिस के समक्ष बयान होते हैं तो वहां हम लोग पुलिस के हाथों में होते हैं। जहां हो सकता है कि पुलिस किसी दबाव में लेके, किसी अननेसेसरी इन्फ्लुएंस में लेके, डरा धमका कर किसी भी व्यक्ति से कोई भी बयान ले ले, कथन करवा ले, समस्वीकृति करवा ले, कन्फेशंस ले ले, स्टेटमेंट्स ले ले। इसलिए 161 के बयानों में किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होते और न्यायालय के समक्ष आने पर, मैजिस्ट्रेट के समक्ष आने पर वह व्यक्ति अपने सही बयान दे सकता है। लेकिन एक बार कोई व्यक्ति 164 में अपने बयान दे देता है तो उसके बाद वह व्यक्ति अपने बयानों को बदल नहीं सकता, वो कभी भी नहीं बदल सकता। यह उसके परमानेंट कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स होंगे जो कि कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते हैं। यानी यहां पर वह जो भी कहेगा वह शपथ पर कहेगा, ऑन ओथ कहेगा, ऑन रिकॉर्ड कहेगा। इसीलिए इस धारा को कहा गया है रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होगा। और ऐसा किसी भी स्टेटमेंट करने वाले व्यक्ति के स्टेटमेंट के किए जाने के बाद स्टेटमेंट और कन्फेशंस पे नीचे ही नीचे उस व्यक्ति के, देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे और मैजिस्ट्रेट भी उस कन्फेशन या स्टेटमेंट में एक चीज लिखेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे समक्ष यह बयान दिए, बिना किसी दबाव के, अपनी स्वेच्छा से बयान दिए हैं, जो कि मुझे प्रतीत होता है कि यह बयान इसने बिना किसी दबाव के और अपनी स्वेच्छा से बिल्कुल सही दिए हैं। और मैजिस्ट्रेट भी अपने पूरी वाकया लिखते हुए उक्त कन्फेशन एंड स्टेटमेंट के नीचे अपनी मोहर लगाकर कनिष्ठ खंड मजिस्ट्रेट अपने हस्ताक्षर करेगा, ताकि उस स्टेटमेंट और कन्फेशन की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। बिना हस्ताक्षरों के किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं हो सकती है। फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस द सिग्नेचर्स आर वेरी मैंडेटरी इन दिस एक्ट। Here in 164 CRPC, once the statement or confession is given, it is permanent. You can't change it anywhere else. If you are giving to the police in 161 CRPC, you can change it in 164 CRPC. You can say blah 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 that police have just forced me to do that. But here there is no force, nothing, no foundations and anything. यहाँ पर जो है आपकी मर्जी से होगा। आपके इच्छुक हो तो आप स्टेटमेंट कन्फेशंस दीजिए, आप इच्छुक नहीं है तो आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी चर्चा थी सीआरपीसी के सेक्शन 164 और 164A कैपिटल ए के बारे में। फ्रेंड्स, कुछ मैं फास्ट फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले सेक्शन 167 के बारे में चर्चा की थी, कुछ फास्ट फैक्ट्स हैं जो आपके ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। हालांकि हम लोगों ने आज 164 की चर्चा की है, लेकिन जब हम लोग आज साथ हैं तो मुझे लगता है कुछ फास्ट फैक्ट्स 167 के भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। हालांकि हम लोग पहले कर चुके हैं, पर बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं। देखिए, कोई भी 18 वर्ष से कम की महिला होगी तो उसे पुलिस कस्टडी में डिटेन नहीं किया जा सकेगा। उसे रिमांड होम यानी प्रति प्रेषण गृह या किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक सेवा संस्था के पास ही डिटेन किया जा सकता है और महिला अधिकारी ही उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसे डिटेन किया जाना है, जिसे निरुद्ध किया जाना है पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में, उक्त व्यक्ति को
मैजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करना होगा। व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना उसे निरुद्ध नहीं किया जा सकता मजिस्ट्रेट के द्वारा, कभी भी नहीं किया जा सकता। ही कैन नॉट बी डिटेन्ड विदाउट हिज पर्सनल प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ही हैव टू बी प्रेजेंट इन पर्सन। लेकिन अगर वह पर्सनल प्रेजेंस देने में असमर्थ है तो मैजिस्ट्रेट के लिखित ऑर्डर से वीडियो लिंकेज के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी उसकी उपस्थिति हो सकती है। लेकिन ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए मैजिस्ट्रेट का लिखित आदेश होना बहुत जरूरी है, जो कि प्रूफ होगा कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी उपस्थिति ली गई है, उससे वाकया हाल पूछा गया है। व्यक्तिगत उपस्थिति के दौरान जो निरुद्ध करने का आदेश मैजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा, उस आदेश पर जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, उसके भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, ताकि बाद में ऐसी कोई परिस्थिति ना उठे कि उक्त आदेश सही था, उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित किया गया था या नहीं था, यह उसका सबूत रहेगा। फ्रेंड्स, कई बार हम लोगों ने देखा है कि पुलिस की जो डायरी होती है, केस डायरी, उसमें पहले कुछ लिखा होता है, बाद में ट्रायल में आते आते कुछ चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर, और हमें लगता है कि ये तो बाद में लिखा गया, पहले लिखा गया, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रहते हैं उसको लेके। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है जो आपके ध्यान में रहे, स्पेशली अधिवक्ता मित्रों के ध्यान में रहे, कि जो भी केस डायरी है उस पर रेगुलरली जितनी बार भी पर्सन को डिटेन किया जाना है, डिटेन का ऑर्डर करने से पहले मैजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर करना जरूरी है। केस डायरी पे लास्ट पेज पे लास्ट लाइन के जस्ट बाद में मैजिस्ट्रेट के साइन होने का मतलब है उसके बाद उसमें कुछ भी घटाया, बढ़ाया, छिपाया नहीं जा सकता, कोई भी तथ्य नया नहीं लिखा जा सकता। लिखा जाएगा तो मैजिस्ट्रेट के ध्यान में आएगा कि उसके हस्ताक्षर करने के बाद में ऐसा किया गया है, तो फैब्रिकेशन होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। पुलिस केस डायरी को फैब्रिकेट नहीं कर पाएगी अपने हिसाब से, कभी भी नहीं कर पाएगी। साथ ही केस डायरी का आरटीआई के जरिए कॉपी लेना बहुत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति जिसका मुकदमा हो, उसे केस डायरी की कॉपी आरटीआई के जरिए पुलिस से ले लेनी चाहिए, क्योंकि केस डायरी की एक लाइफ लिमिट होती है। उक्त लिमिटेशन के बाद में उसे डिस्पोज कर दिया जाता है। डिस्पोज करने के बाद हो सकता है कि आपको मिले ना मिले, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए, और केस डायरी एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है किसी भी मामले की जांच का। एक लाइव डायरी है वो अपने आप में, कि कौन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पुलिस ने कैसे जांच की, वो एक दिखता आईना है। इट इज अ लिविंग मिरर। सो उसकी कॉपी ले लेना बहुत आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 164 सीआरपीसी के बारे में और कुछ अन्य फास्ट तथ्यों के बारे में बात की। आगे भी हम लोग ऐसे ही कुछ अच्छी धाराओं के साथ जुड़ते रहेंगे, जो कि कॉमन मैन के और एडवोकेट्स के भी काम की हों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।